आज की खबरों में देखें तो मध्य पूर्व का माहौल काफी गरमाया हुआ है, खासकर ईरान को लेकर। सुनने में आ रहा है कि इजराइल शायद ईरान पर कोई कार्रवाई कर सकता है और इसी बीच अमेरिका भी कुछ हरकत में आया है। और साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी दुनिया की नजरें पहले से ज्यादा टिकी हुई हैं। हमारे पास इस सब पर बीबीसी हिंदी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, स्थिति वाकई नाजुक है। इसमें कई पहलू हैं। एक तरफ तो ये सैन्य तनाव की आहट है, दूसरी तरफ ईरान के परमाणु इरादों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये सब मिलकर देखा जाए तो एक बहुत ही विस्फोटक मिश्रण बना रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के उस कदम की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। खबर है कि अमेरिका अपने कुछ लोगों को मध्य पूर्व से निकाल रहा है, इराक, कुवैत, बहरीन, इन जगहों से। जो उनके सैन्य अड्डे हैं, वहां से कुछ गैर जरूरी स्टाफ और उनके परिवारों को अस्थायी तौर पर वापस बुलाने का फैसला किया है। अच्छा। बताया ये जा रहा है कि ये फैसला उन खुफिया रिपोर्ट्स के बाद लिया गया है जिनमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी संभावित इजरायली हमले की आशंका जताई गई है। तो इसे एक तरह की कह सकते हैं सावधानी या एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ लोगों को हटाना, क्या ये महज एक रूटीन सावधानी है या इससे कुछ और भी संकेत मिलते हैं? क्या अमेरिका वाकई किसी हमले की आशंका को बहुत बहुत गंभीरता से ले रहा है? देखिए, सिर्फ कर्मचारियों को हटाना अपने आप में कोई निर्णायक सबूत तो नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि अमेरिका स्थिति को हल्के में नहीं ले रहा है। बिल्कुल नहीं। ये कदम कई बातें कह सकता है। हो सकता है उनके पास कोई ठोस खुफिया जानकारी हो, या फिर वो इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों जैसे इजराइल और अपने विरोधियों जैसे ईरान दोनों को एक संदेश देना चाह रहे हो कि तनाव बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो बस किसी भी संभावित टकराव की स्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ सावधानी नहीं बल्कि मौजूदा हालात की जो गंभीरता है उसको दर्शाता है। सही बात है। और इसी तनाव के बीच वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA उसकी भी बैठक हुई। वहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या फैसला हुआ, क्योंकि ये मुद्दा भी तो इस पूरे मामले के केंद्र में है ना? बिल्कुल सही कहा। IAEA, जो कि दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें यह कहा गया है कि ईरान ये साफ साफ बताने में नाकाम रहा है कि उसके पास ऐसी कितनी परमाणु सामग्री है जिसका उसने खुलासा नहीं किया है। अघोषित। अच्छा, अघोषित। हाँ। और साथ ही जिस तेजी से ईरान उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर रहा है, उस पर भी गहरी चिंता जताई गई है। ये संवर्धित यूरेनियम का मामला इतना अहम क्यों है, आम भाषा में समझाएं तो? देखिए, यूरेनियम को संवर्धित करने की जो प्रक्रिया है वो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भी जरूरी है और परमाणु हथियार बनाने के लिए भी। चिंता की बात यह है कि ईरान जिस स्तर तक और जितनी मात्रा में यूरेनियम संवर्धित कर रहा है वो परमाणु हथियार बनाने के कह सकते हैं काफी करीब है, तकनीकी रूप से। ओहो। तो IAEA की रिपोर्ट इसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जो दिखाता है कि पश्चिमी देश ईरान की गतिविधियों को लेकर कितने चिंतित हैं। तो एक तरफ IAEA का दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमले की आशंका। लेकिन फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी होने वाली है ओमान में। ये कैसा घालमेल है? हाँ, यही इस स्थिति की जटिलता है। कंफ्यूजिंग लगता है पर ऐसा होता है। रविवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अप्रत्यक्ष बातचीत होने की खबर है। ओमान अक्सर ऐसे मामलों में, आप जानते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है पहले भी। हाँ। ऐसा लगता है कि एक तरफ जहां सैन्य और कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा भी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। शायद ये कोशिश है कि तनाव को हद से ज्यादा बढ़ने से रोका जाए किसी तरह। यानी दबाव और बातचीत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन क्या इस माहौल में, इतने तनावपूर्ण माहौल में, बातचीत से कुछ ठोस नतीजा निकलने की उम्मीद क्या वाकई की जा सकती है, खासकर जब IAEA की रिपोर्ट इतनी सख्ताई है और हमले की बातें भी हो रही हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस तरह के माहौल में बातचीत बहुत मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पक्षों के अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी मजबूरियां हैं। IAEA की रिपोर्ट ने ईरान पर दबाव तो बढ़ाया है, लेकिन ईरान भी आसानी से झुकने वाला नहीं लगता। इतिहास तो यही बताता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। तो ओमान में होने वाली बातचीत शायद तापमान को कुछ कम करने की कोशिश हो, लेकिन
कोई बड़ी सफलता मिलेगी या नहीं, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि मध्य पूर्व, खासकर ईरान को लेकर एक बेहद बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अमेरिका संभावित इजरायली हमले की आशंका के चलते एहतियाती कदम उठा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव डाल रहा है और इन सब के बीच बातचीत की एक महीन सी डोर भी मौजूद है। सवाल ये है कि ये स्थिति किस तरफ जाएगी, आगे क्या होगा। निश्चित तौर पर ये एक खतरनाक मोड़ है, कोई दो राय नहीं इसमें। आगे ये देखना होगा कि ओमान में जो बातचीत होनी है उसका क्या नतीजा निकलता है और क्या इजराइल वाकई कोई सैन्य कदम उठाता है या नहीं। स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है, किसी भी तरफ जा सकती है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इस तरह की जो क्षेत्रीय अस्थिरता है, जिसमें परमाणु महत्वाकांक्षाएं भी शामिल हैं, उसका न सिर्फ उस क्षेत्र पर बल्कि पूरी दुनिया की शांति पर, सुरक्षा पर और खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये एक अहम सवाल। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, मध्य पूर्व से अमेरिका अपने कुछ स्टाफ को क्यों बुला रहा है वापस। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बढ़ी चिंता। इराक के दूतावास और कुवैत, बहरीन के सैन्य ठिकानों से कुछ स्टाफ को वापस बुला रहा अमेरिका। क्या है अमेरिका के इस कदम के मायने? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका के इस कदम से उठे सवालों के साथ साथ कार्यक्रम में आज अहमदाबाद में विमान हादसा, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक रिहायशी इलाके में हुआ दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया का विमान में कुल 242 लोग थे सवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हादसे से सब स्तब्ध और दुखी। एक हफ्ते तक चले प्रदर्शनों के बाद लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में दूसरी रात भी लगा कर्फ्यू। इन विवादित छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए अवैध प्रवासी मजदूरों की सीसीटीवी फुटेज बीबीसी को मिली। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। और सूरज की नई अनदेखी तस्वीरों में क्या दिखा, क्यों तस्वीरों को लेकर वैज्ञानिकों में है उत्साह, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। और बुलेटिन की शुरुआत अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की खबर से। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहे एयर इंडिया के विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। जो फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनमें उनकी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही रिहायशी इलाके में जा गिरा। तुरंत विमान के मलबे में आग लग गई। बचाव और राहत कार्य में एसडीआरएफ और दमकल कर्मियों सहित टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। ये विमान बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट था। विमान में सवार 242 लोगों में से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रितानी, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाल के नागरिक थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। और हादसे के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि ये दिल तोड़ देने वाला है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सब के साथ है जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं हादसे से प्रभावितों की मदद करने में लगे हुए मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं। और दुनिया भर से भी इसे लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। इस वक्त वहां क्या हालात हैं जहां पर यह घटना हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य। तेजस, फिलहाल हमारे पास क्या जानकारी है? आज ही सारिका में फिलहाल जो घटना घटी है उनके तकरीबन 500 मीटर दूर बैठा हूँ। अब तक आपको बता दें कि इसमें 204 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात के जो आरोग्य सचिव है धनंजय द्विवेदी, उन्होंने बताया है कि जो 50 लोग जो इंजर्ड है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनको ट्रीट। तो फिलहाल तेजस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि जहां पर घटना हुई है उससे बस 500 मीटर की दूरी पर ही वो हैं। और इस घटना के बाद जो मृतक हैं उनके बारे में बता दिया गया है कि शायद उनमें से कोई नहीं बचा है, जितने भी लोग सवार थे। हालांकि खबरें मिल रही हैं कि कोई एक शख्स है जो इसमें से बच गया है इस हादसे के बाद। और ये विमान जहां गिरा वो एक रिहायशी इमारत थी जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उस रिहायशी इमारत में भी लोग थे। उनमें से कितने लोग बचे हैं, किनका इलाज चल रहा है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है।
और आप जिस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाके में टेक ऑफ के तुरंत बाद ये जो विमान एयर इंडिया का था, ये हादसे का शिकार हो गया और इसमें 200 से ज़्यादा जो यात्री थे वो सवार थे। हालांकि अभी ये खबर आ रही है कि उनमें से शायद कोई नहीं बचा है। हालांकि पूरी खबरें अभी आनी बाकी हैं। और अब रुख अगली खबर का। ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग को पता चला है कि ईरान 20 सालों में पहली बार न्यूक्लियर शर्तों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है। वियना में हुई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक बैठक में इस पर वोटिंग की गई, जिसमें कहा गया कि ईरान इस बात का जवाब देने में नाकाम रहा है कि उसके पास ऐसा कितना न्यूक्लियर मटेरियल है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है। साथ ही कहा गया कि ईरान जिस तेजी से संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है उससे फिक्र बढ़ सकती है, क्योंकि आगे वो इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इसका समर्थन किया है। ये वोट तब हुआ जब मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से अमेरिका अपने कुछ स्टाफ और उनके परिवारों को इराकी दूतावास के साथ साथ कुवैत और बहरीन से मिलिट्री बेसिस से वापस बुला रहा है। अमेरिका का ये फैसला उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिसमें ये सामने आया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत बंद पड़ी थी, लेकिन रविवार को ओमान में छठे दौर की बातचीत होनी है। और अब खबर लॉस एंजलिस से, जहां कुछ इलाकों में दूसरी रात भी कर्फ्यू जारी रहा। जैसा आपको पता होगा, वहां लगातार 3-4 दिनों से विरोध प्रदर्शन होते रहे और उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया। और ये कर्फ्यू इसलिए लगाया गया ताकि वहां हो रहे प्रदर्शनों को रोका जा सके। ये प्रदर्शन इमिग्रेशन रेड्स के बाद शुरू हुए थे। कर्फ्यू लगने के थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो वापस नहीं जा रहे थे। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता कार्ल नासमैन। A second night of curfew here in downtown Los Angeles. यहाँ एलए के डाउनटाउन में दूसरी रात भी कर्फ्यू लगा रहा, जिसके बाद ऐसा माहौल है, सड़कें खाली हैं और इस फेडरल बिल्डिंग के बाहर जहाँ इस वक्त शांति है और कुछ ही प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, वहाँ पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। एलए की मेयर ने शुरुआत में तो कहा था कि ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू वहीं काम कर रहा है जिसके लिए इसे लगाया गया, यानी कि लोग तोड़फोड़ न करें और उस प्रदर्शन को न बिगाड़ें जो ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा था। इस शांति के बावजूद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले घंटों में सैकड़ों मरीन्स की यहां पर तैनाती हो जाएगी। उन्हें स्थानीय अधिकारियों की इच्छा के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां भेजा है और वो इन संघीय इमारतों की रक्षा करेंगे। Those federal buildings here in the city. और बीबीसी को वो वीडियो मिला है जिसमें एक छापे की कार्रवाई दिख रही है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार साफ कर रहे एक कर्मचारी को यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके साथ ही इस मामले ने एक अलग रुख ले लिया। पहले जहां इस बात पे बात हो रही थी कि उन अप्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन फिर बात होने लगी कि इसकी आड़ में मेहनती अप्रवासियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए लॉस एंजलिस से बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 सफेद गाड़ियां लॉस एंजलिस के एक पार्किंग लॉट में आती हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की कार्रवाई का एक हिस्सा है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को पास आता देख वहां कार साफ कर रहे लोग अपना सामान नीचे रख भागने लगते हैं। इनमें से 6 को हिरासत में ले लिया जाता है। शहर में हुई ऐसी छापेमारियों की वजह से कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जहां लोग उस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे जिसका मकसद बदलता सा नजर आ रहा है। हमें अपने देश में उन कातिलों को बाहर निकालना होगा जिन्हें बाइडेन ने यहाँ आने दिया। हत्यारे, ड्रग डीलर, गैंग के सदस्य और मानसिक संस्थानों से आए लोग हैं। ये लोग बुरे हैं और हम उन्हें एक एक कर निकाल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते आए हैं कि पेशेवर अपराधी ही उनकी नीति के निशाने पर हैं। आप हमारे उन लोगों को ले जा रहे हैं जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं। हिरासत में लिया गया ये शख्स पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा है। आप राष्ट्रपति ट्रंप को क्या कहना चाहेंगे? आपको ये सब बंद करना होगा। हम यहाँ शायद उस अमेरिकी सपने के लिए आए हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये वही अमेरिकन ड्रीम है। हर किसी का सपना होता है, हर कोई ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहता है और इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी और सपने बदले हैं। lot of dreams and lot of lives. Yeah, but it's like one person there and like a bunch of you guys. हथियारबंद पुलिस हार्डवेयर स्टोर्स के बाहर से प्रवासी मजदूरों को उठा रही है और सैनिक लॉस एंजलिस की सड़कों पर तैनात हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की ताकत की सीमाओं को लेकर एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इन सब के पीछे छिप गया है लोगों का दर्द।
मेरा 10 साल का बच्चा अब भी सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। नाओमी के पति उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें कार वॉश से गिरफ्तार किया गया था। उनके पति जीसस पिछले 30 सालों से अमेरिका में रह रहे थे। माना जा रहा है कि अब वो यहाँ से 800 मील दूर टेक्सास के एक डिटेंशन सेंटर में हैं। और मेरा 5 साल का दूसरा बेटा बस रोते हुए अपने पिता के बारे में पूछता रहता है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मेरे पति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। उन्हें आज तक कोई चालान भी नहीं मिला। हम अपने टैक्स भी भरते थे। एक अनुमान के मुताबिक कैलिफोर्निया में करीब 18 लाख वर्कर्स बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं। अब जैसे जैसे सरकार इन पर अपनी कार्रवाई तेज कर रही है, वैसे वैसे इस शहर की सड़कों पर अमेरिका के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। और बात गजा की, जहां महीनों तक चली इजरायली नाकेबंदी के बाद भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी में एक कहानी 6 महीने की बच्ची सिवार अशूर की भी थी। बीबीसी की टीम ने 1 महीने पहले सिवार से हॉस्पिटल में मुलाकात की थी, जब वो कुपोषण से जूझ रही थी। अब सिवार को इलाज के लिए गजा से जॉर्डन लाया गया है। वो किस हाल में है, उनका परिवार क्या कह रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट। गजा से दूर उम्मीद की एक कहानी। छोटी सी सिवार अशूर को जॉर्डन लाया गया है। सिवार 3 किलो की हैं। उनका वजन कम से कम 2 गुना होना चाहिए। वेलकम रीम, वेलकम। स्वागत है रीम। सिवार अभी पहुंची हैं। उन्हें अब अम्मान ले जाएंगे, जहां उनका इलाज शुरू होगा। और वैसे तो ये इस बच्ची और उनके परिवार के लिए एक बेहतरीन पल है, लेकिन साथ ही गजा में ऐसे कई बीमार बच्चे हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। सिवार के अलावा 16 और बीमार बच्चे भी आए हैं। इनमें से कुछ को कैंसर है। यहाँ खाने के लिए कोई अफरा तफरी नहीं है। आराम से भरपूर खाना मिल रहा है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंग खत्म हो गई है। हम सुकून से बिना किसी बमबारी और रॉकेट हमले के अपनी रात काटेंगे। वो अपने पीछे ये मंजर छोड़ कर आए हैं। दुख, अफरा तफरी। महीनों तक चली इजरायली नाकेबंदी के बाद बेताब लोग अब जो भी थोड़ी बहुत मदद मौजूद है उसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पहली बार अप्रैल में सिवार अशूर से मिले थे। उनकी माँ और डॉक्टर ने बताया था कि इजरायली नाकेबंदी के चलते सिवार के लिए जरूरी डिब्बाबंद दूध नहीं मिल पा रहा। वो बहुत कमजोर है। मैं जब भी उसे देखती हूँ मैं बहुत रोती हूँ। वो इतनी दुबली है, मुझसे देखा नहीं जाता। बीते महीने वो यहाँ अपने घर में अपनी माँ और दादी के साथ थीं। यहाँ वो जॉर्डन जाने से पहले अपने परिवार से विदा ले रही हैं। वो जो गजा में फंसे हैं लेकिन सिवार के लिए खुश हैं। माता पिता और बच्चे की थकान साफ नजर आ रही है। वो सब कुछ जो वो खो चुके हैं। ये हैं सिवार के पिता सालेह, जो देख नहीं पाते हैं, और ये हैं नजवा, जो गर्भवती हैं और अम्मान पहुंचते पहुंचते थक चुकी हैं। गजा से करीब 100 मील दूर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में नर्स सिवार को इलाज के लिए ले जा रही हैं। बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट। और आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। सवाल है, आज भी दुनिया में बाल मजदूरी कितनी बड़ी समस्या है। बाल मजदूरी पर काम करने वाले संगठन का कहना है कि लगभग 13 करोड़ 80 लाख बच्चे आज भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि चाइल्ड लेबर को खत्म करने का लक्ष्य इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने कहा है कि 5 से 17 साल की उम्र वाले बच्चे खदानों, खेतों और फैक्ट्रियों में तमाम जोखिम उठाकर काम कर रहे हैं। काम करने वालों में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा हैं। यूनिसेफ और ILO ने कहा है कि इस उम्र में सीखने और खेलने कूदने का अधिकार कई बच्चों को नहीं मिल पा रहा है।
अगर हालात यहीं रहे तो चाइल्ड लेबर खत्म करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। और कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2020 की तुलना में बाल मजदूरों की संख्या में अब 2 करोड़ 20 लाख की कमी आई है। 2016 से 2020 के दौरान इन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई थी, जो कि एक चेतावनी थी। सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है, जहां दुनिया के कुल 61% बाल मजदूर काम करते हैं। वहीं घरेलू कामों और बाजार में सामान बेचने जैसे काम में 27% बाल मजदूर हैं और खदान और मैन्युफैक्चरिंग में इनका आंकड़ा 13% है। और एशिया और पैसिफिक रीजन में साल 2020 के बाद से अहम बदलाव देखने को मिला है। यहाँ चाइल्ड लेबर का आंकड़ा 4 करोड़ 90 लाख से घटकर 2 करोड़ 80 लाख पर आ गया है। उप सहारा अफ्रीका में बच्चों पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। लगभग 8 करोड़ 70 लाख बच्चे काम कर रहे हैं। मौजूदा विवाद, बेहद गरीबी और सामाजिक ढांचा इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। और बात सूरज की नई तस्वीरें और वीडियो आए हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट ने ये तस्वीरें भेजी हैं। इसमें सूरज के साउथ पोल की पहली तस्वीरें भी शामिल हैं। बीबीसी के साइंस संवाददाता पल्लव घोष बता रहे हैं कि कैसे इससे हम ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि धरती पर जीवन के लिए सूरज क्यों जरूरी है। यह है सूर्य का साउथ पोल, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया, और ये इसका सबसे गर्म हिस्सा है। इसका तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस है। उसके ऊपर नजर आ रहा है घने बादलों का समूह, जिसमें कई गैसें हैं। ये ठंडा तो है, लेकिन इसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस है। ये तस्वीरें यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट ने ली हैं। ये सबसे करीब से खींची गई सूर्य की तस्वीरें हैं, जो वैज्ञानिकों को ये समझाने में मदद करेंगी कि धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य किस तरह से मदद करता है। पृथ्वी से सूर्य एक चमकता सितारा लगता है, लेकिन कुछ स्पेस टेलीस्कोप से इसके स्ट्रक्चर को विस्तार से समझा जा सकता है, जैसे इसकी सतह मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से बदलती रहती है। कोई नहीं जानता कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे काम करती है, क्योंकि वैज्ञानिक ये नहीं देख पाते कि ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर कैसे जाती है, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सूर्य पर पोलर मैग्नेटिक फील्ड्स में बदलाव का विषय विज्ञान के लिए सबसे बड़ा सवाल है, और अब हम जो सोलर ऑर्बिटर के साथ कर पाएंगे वो बड़ी बात है, क्योंकि हम पहली बार जान पाएंगे कि सूर्य पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स के कण कैसे ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। ये नई रिसर्च वैज्ञानिकों को सूर्य और उसके बदलते स्वरूप के बारे में और ज्यादा जानने और समझने में मदद करेगी। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। यूक्रेन पहुंचे हैं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस। उन्होंने कहा है कि रूस के हमले के 3 साल बाद भी जर्मनी यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार जर्मनी देता है। खबरों के मुताबिक इस दौरे में जर्मनी से और हथियारों की सप्लाई पर भी बातचीत हो सकती है। और चीन में बने रोबोट्स अब दुनिया भर के रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, स्मार्ट होम्स में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका।